हेलो सर, आप सभी फ्यूचर आईएएस को मेरा एक बार फिर नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी कंसल्टेंट पर। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए हम एलिजिबल कैसे होंगे। कैटेगरी वाइज मैंने आपको बताया था कि आप अगर जनरल में हैं, क्रीमी ओबीसी के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आप ओबीसी में हैं, एससी एसटी में हैं, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, या आप एक्स सर्विसमैन के साथ साथ फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो आप किस प्रकार एलिजिबल होते हैं यूपीएससी का फॉर्म भरने के लिए या यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठने के लिए। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में हर जगह बच्चे यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए काफ़ी क्यूरियस हैं, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हैं। मेरे एक वीडियो पर ऐसा कमेंट भी आया है कि इस तरह के डिस्क्रिप्टिव मैसेज की, इन्फॉर्मेशन की हमें बहुत तलाश थी और आज जा कर के वो पूरी हुई है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उन सभी अपने जानने वालों को मेरा ये चैनल, मेरा ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको शुरू से ये सारी बातों की जानकारी हो सके कि हम कैसे यूपीएससी के लिए स्टार्ट हो सकते हैं। मैं आपसे अगले वीडियो में, इसके बाद का जो वीडियो जो बृहस्पतिवार को आएगा, जो आज संडे को आया है, ये एक बृहस्पतिवार को जो आएगा, उसमें मैं आपसे बात करूँगा कि अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, आपके मार्क्स हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में बहुत ही कम आ रहे हैं, आपका बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो आप किस प्रकार यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, आपको मैं तरीका बताऊंगा। इस वीडियो को आप इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ सकें। इस चैनल के जरिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही देने की कोशिश की जाएगी कि यूपीएससी के लिए आपको किन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, यूपीएससी को क्रैक करने के लिए आप कैसे प्रिपेयर करेंगे खुद को, सिर्फ यही चीज़ें इसमें दी जाएंगी। इसीलिए इस चैनल का नाम यूपीएससी कंसल्टेंट रखा गया है और मैं आपका कंसल्टेंट हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के बाद क्या हम सिर्फ आईएएस या आईपीएस ही होते हैं, या कोई और भी ऑफिसर्स के रैंक हैं जो हमें हासिल होता है। तो आपको मैं बता दूं कि यूपीएससी 3 फेजेज़ में, 3 वर्गों में अपने ऑफिसर्स को बांट करके रखा हुआ है। हालांकि ऐसा हम भी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि सबसे सर्वोच्च पद जो होता है वह होता है आईएएस का, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले का, जो आईएएस होता है, और उसके बाद ही सारे सर्विसेज हैं, सारे ऑफिसर्स के लिए रैंक हैं। मैंने यहाँ पर सेक्शन वाइज आपके लिए डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि जो सबसे मोस्ट एलिजिबल, जो सबसे मोस्ट प्रोप्रिएट जो पोजीशन है यूपीएससी में, अखिल भारतीय सेवा श्रेणी के तहत आता है, जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस आते हैं। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस और आईएफओएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब आप मेंस एग्ज़ाम के बाद से इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू देने के बाद आपको LBS NAA जो आपका ड्रीम है, वहाँ पर आपको 4 महीने के फाउंडेशन कोर्स के लिए भेजा जाता है। 4 महीने के फाउंडेशन कोर्स के बाद से केवल आईएएस को वहीं पर ट्रेनिंग के लिए रोक लिया जाता है, बाकी लोगों को उनके काम के अनुसार दिए जाने वाले ट्रेनिंग के अलग अलग सेंटर्स पे भेजे जाते हैं। LBS NAA लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो आईएएस तो वहीं रह जाता है, ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग जब उसकी कंप्लीट हो जाती है तो उसे स्टेट कैडर पर, यानी कि राज्य कैडर पर उसे काम करने का मौका मिलता है। ये कैडर क्या है? सबसे पहले तो बात ये कि वह केंद्रीय वित्त मंत्री के अधीन भी काम कर सकता है, उनके लेवल पर भी काम कर सकता है। दूसरी चीज़ ये कि वह अगर चाहे तो कैडर के, यानी कि कैडर के साथ, कैडर उसके अंडर में काम करेंगे। ये कैडर क्या है? अगर हम बात करें कैडर की, तो कैडर उन ऑफिसर्स का ग्रुप होता है
कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो उस आईएएस के अंडर काम करते हैं, उन्हीं ऑफिसर्स के ग्रुप को कैडर कहते हैं। जैसे हम काउंसिलर जानते हैं कि बुद्धिजीवियों का समूह जो होता है वह काउंसिलर होता है, जो काउंसलिंग करने का काम करते हैं। वैसे ही कैडर होता है आर्मी में और अपने आईएएस में, सरकारी ऑफिसर ग्रेड पर कैडर बनाए जाते हैं, यानी कि कुछ ऑफिसर्स का ग्रुप होता है जिसको डील कौन करता है, जिसको हैंडल करता है आईएएस। आईएएस अपने इंटरव्यू के बाद से, अपनी ट्रेनिंग के बाद का जो जीवन है वह सबसे पहले एसडीएम से स्टार्ट कर सकता है। सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल से वह स्टार्ट कर सकता है, सब डिवीज़न लेवल भी इसको कहा गया है। और मिनिमम 4 महीने काम करने के बाद ही, मिनिमम एसडीएम के पोस्ट पर 4 महीने काम करने के बाद ही वह एक जिला अधिकारी बनाया जा सकता है। उसके पहले वह जिला अधिकारी पर डायरेक्ट नियुक्ति नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आपने आईएएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, इन ट्रेनिंग हुआ और आपको डायरेक्ट आईएएस बनाया जाएगा, डीएम बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि आपको मिनिमम 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए आपको एसडीएम के पोस्ट पर रखा जाएगा। उसके बाद आपकी कार्य क्षमता के आधार पर अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट हैं उस स्टेट में, उस डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पे आपको नियुक्त किया जाता है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो सैलरी होती है वो लगभग 56,100 रुपया टीए सब कुछ काट करके होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर इसकी वर्थ वैल्यू जो है वह लगभग 2.5 लाख के बराबर होता है पर मंथ 2.5 लाख के बराबर होता है। तो इसकी सैलरी के पीछे तो जाना ही नहीं है। और आप ये सोच के तो बिल्कुल नहीं यूपीएससी की तैयारी करेंगे कि आप सैलरी बेस पे जा रहे हैं, तो इसकी तो कोई बात ही, मैं इस पर बात ही नहीं कर रहा हूँ। उससे नीचे आता है आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। अब जो इंडियन पुलिस सर्विस है, यह पुलिस की सेवा के लिए नियुक्त किए जाते हैं, पुलिस कैडर को संभालने का काम करते हैं। यानी कि जो आईपीएस बनेंगे, जो भी आप में से आईपीएस अगर बनते हैं तो उस आईपीएस के अंडर बहुत सारे जो पुलिसकर्मी होंगे वो उनके अंडर काम करेंगे। तो पुलिस का जो कैडर होगा वो उस आईपीएस के अंडर होगा। आईपीएस सिर्फ पुलिस विभाग में ही काम नहीं करता है, अपने स्टेट में ही नहीं रह जाता है, बल्कि वह कभी कभी अंडर कवर ऑफिसर बन करके और पूरे इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग उसकी हो सकती है। अंडर कवर ऑफिसर के तौर पे, अंडर कवर ऑफिसर के तौर पे उसे पूरे इंडिया में पोस्टिंग दी जा सकती है एक आईपीएस अधिकारी को, एक आईपीएस श्रेणी के पुलिस ऑफिसर को। आईएफओएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस क्या है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जो लोग भी रहेंगे, जाएंगे, इनकी जहाँ भी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद इनकी जो ट्रेनिंग होती है वह बाकी सभी, चाहे वो अखिल भारतीय सेवा में आईएएस ही क्यों ना हो या फिर यहाँ सेक्शन सी में डैनिक्स और डैनिप्स क्यों ना हो, इन सब से कहीं ज़्यादा टफ लेवल पे ट्रेनिंग जो होती है वह होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की। क्यों? क्योंकि इनको वन विभाग में राष्ट्रीय स्तर पर काम करना होता है। इन्हें पर्यावरण सुरक्षा, वन्य जीवों की सुरक्षा, इन सभी लोगों को देखना होता है। इनके अंडर में बहुत सारे रैंक के छोटे छोटे अधिकारी होते हैं जो वन्य जीवों पर काम कर रहे हैं या पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण पे काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को इन्हें डील करना होता है। इसलिए इनकी ट्रेनिंग जो होती है वह टेक्निकली और नॉन टेक्निकली हर तरह से बहुत ही टफ कराया जाता है। इन्हें उस लायक बनाया जाता है ट्रेनिंग में कि ये हर तरह के प्रॉब्लम्स को आसानी से फेस कर सकें। इन्हें चाहे भारत के किसी भी कोने में भेज दिया जाए या किसी स्टेट में अगर इन्हें रखा जाता है तो भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रॉब्लम से फेस करने के लायक इनको बनाया जाता है। ये 3 जो होते हैं ये अखिल भारतीय सेवा श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बाकी सेक्शन ए और सेक्शन बी है। सेक्शन ए और सेक्शन बी है। क्या है सेक्शन ए? सेक्शन ए में हालांकि यहाँ पे जगह कम था तो मैंने सिर्फ 3 ही लिखा है। आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, आईआरएस, इंडियन रिवेन्यू सर्विस और आईएएएस यानी कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। हम समझे पहले कि व्हाट इज आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस क्या। अब फॉरेन से तो आप एक बात क्लियर कर लिए होंगे कि फॉरेन का मतलब विदेश जाना। तो यहाँ पे इसमें जो अधिकारी होते हैं वो अधिकारी 2 फेजेस पे तो काम कर ही सकते हैं। पहला, भारत में विदेशी सचिव बन करके या विदेशों में भारत के एम्बेसडर बन करके ये काम कर पाते हैं। या तो ये भारत में
विदेशी सचिव बन के काम कर सकें, या ये विदेश जा कर के और भारत के एम्बेसडर यानी कि दूतावास में ये काम करते हैं। आपने सुना होगा कि हमारे इंडिया में पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं और पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसडर होता है। एम्बेसडर जो पाकिस्तानी अगर इंडिया में है तो पाकिस्तानी एम्बेसी होगा, और पाकिस्तान में अगर कोई इंडियन एम्बेसी है, आपने सुना है इंडियन एम्बेसी, तो वहाँ का जो एम्बेसडर होगा वो कौन होगा? एक अधिकारी, जो अधिकारी होता है IFS से नियुक्त करके जाता है। ऐसे अधिकारी जो होते हैं वो IFS वाले होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस में होते हैं। दूसरा है IRS, इंडियन रिवेन्यू सर्विस। इंडियन रिवेन्यू सर्विस क्या है? इंडियन रिवेन्यू सर्विस, इंडियन रिवेन्यू सर्विस का मतलब यह हुआ कि ये लगभग 9 देशों में, 9 अलग अलग देशों में कार्यरत हैं। 9 अलग अलग देशों में इसके ऑफिसर्स कार्यरत होते हैं। भारत के ही हैं लेकिन 9 अलग अलग देशों में भी कार्यरत किया जाता है, इन्हें पोस्टिंग होती है। और भारत में भी ये करते क्या है? ये इनकम टैक्स को जमा करने में मदद करते हैं सरकार की। ये ऐसी योजनाएं लाते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को लाया जा सके। जैसे ऐसा नहीं है कि अभी बात अगर की जाए कि GST, इसके पहले बहुत सारे टैक्सेस थे लेकिन सबको जोड़ करके GST पर अगर ऐड किया गया है तो ये किसी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या फिर किसी डिफेंस या फिर कैबिनेट मिनिस्टर का काम है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक बड़े अधिकारी का काम होता है और वो अधिकारी है IRS, इंडियन रिवेन्यू सर्विस। इसे पता होता है कि किसी भी देश से कर को कैसे वापस लाना है, टैक्स कैसे हमको वापस लेकर के आना है, कैसे उसको इकट्ठा करेंगे, उसके लिए क्या योजनाएँ होंगी, इन सभी को इंडियन रिवेन्यू सर्विस डिपार्टमेंट के अधिकारी देखते हैं। ये भी बहुत बड़ा काम है। तीसरी चीज़ है इसमें IAAS, ध्यान दीजिएगा, ये IAS है और ये IAAS यानी कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज। ये खाता धारक होते हैं, बैंक के सभी खातों को देखने का काम है इनका। जैसे राज्य खातों का संकलन ये करते हैं। राज्य में जो बड़े बड़े खाते हैं, जिन खातों में डेवलपमेंट के लिए पैसे जाते हैं, कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री राहत कोष में सभी लोगों ने डोनेट किया था, तो उस राहत कोष के जो बैंक अकाउंट था, यानी कि जो बैंक अकाउंट उसका बना होगा, उसका जो पूरा संचालन करने वाला व्यक्ति होगा वह होगा IAAS होगा। सड़क सुरक्षा से लेकर के देखिए, पेंशन खाते, कितने लोगों के खाते में पेंशन जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उन सब के लिए जो उसको केयर में रखता है वह होता है IAAS। ऋण खाते, आप बैंक से कर्ज ले रहे हैं, किसी भी चिटफंड कंपनी से कोई भी अगर कर्ज ले रहे हैं, कोई कंपनी बड़ी छोटी कितना भी बड़ा छोटा कर्ज ले रहा है तो वो भी यही देखता है। सामान्य प्रशासन, वित्त विभाग भी यही देखते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण यही देखते हैं। जल संसाधन, जल के संसाधन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। ग्रामीण विकास, कृषि विकास, खाद्य यानी कि फूड के लिए भी यही जिम्मेदार हैं। बिजली, शहरी विकास इत्यादि और भी सारे काम हैं जिनके अंडर में, यानी कि सभी काम इन्हीं के अंडर में आता है IAAS। IAAS इन्हीं के अंडर में ये सारे काम आते हैं। अगर हम बात कर ले यहीं पर डैनिक्स और डैनिप्स में क्या है, तो डैनिक्स और डैनिप्स में आपको घबराने की बात नहीं है, बस ये याद रखिए, सिविल सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, बस ये याद रखिए। ये है दिल्ली, ये है अंडमान, ये है निकोबार, ये है आइसलैंड या इंडोनेशिया। इसमें जितने भी केंद्र शासित राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित राज्य हैं, उन केंद्र शासित राज्यों में IAS PCS की जो नियुक्ति होती है वह सेक्शन B डैनिक्स और डैनिप्स के आधार पर किया जाता है। मैंने बोला CS का मतलब सिविल सर्विसेज के लिए और पुलिस सर्विसेज के लिए, यानी कि IAS PCS का जो नियुक्ति होगा या फिर किसी भी अधिकारी का नियुक्ति होगा किसी केंद्र शासित प्रदेश राज्य में, जैसे कि दिल्ली है, अंडमान निकोबार है, इन सभी जगहों पर अगर होता है, जो भी केंद्र शासित राज्य हैं जो भी आप जानते हैं, उन सभी में इसी के अधीन यानी कि डैनिक्स और डैनिप्स के तर्ज पर ही उनका सिलेक्शन होता है। उनका सिलेक्शन इधर सेक्शन A या सेक्शन या अखिल भारतीय श्रेणी के तहत नहीं किया जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ IAS के लिए बना हुआ हूँ और IAS नहीं आएगा तो मैं कोई रैंक नहीं लूँगा, जैसे कि IPS के लिए आपको कम से कम 250 रैंक का होना जरूरी है, कम से कम 250 रैंक का होना ज़रूरी है।
तो आपको IPS मिल सकता है, उसके ऊपर तो IAS भी आपको मिल ही जाएगा, और उसके नीचे आएंगे तो ये सारे रैंक आपको मिलेंगे। अगर ये रैंक मिलते हैं तो आप ज़रूर उन्हें एक्सेप्ट करें। क्यों? किसी शायर ने कहा है कि मंजिल के आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मंजिल के आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, और अगर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर, और अगर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर। मतलब अगर छोटे छोटे सर्विसेज पे अगर ज्वाइन हो जाते हैं तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वहाँ से भी आप आगे समंदर की तलाश कर, यानी कि और भी आगे आप कई चीज़ों का काम कर सकते हैं। ये तो रही अभी इसकी जानकारी। इसके आगे मैं सेक्शन ए में जितने भी हैं ट्रेड सबको मैं बता देना चाहता हूँ, तो आप बस 2 मिनट वेट कीजिए। किसी शायर ने कहा है कि शहर के रास्ते पे तो नहीं लड़खड़ाने वाले साहब, हम गांव के पगडंडियों पर पाले हुए बच्चे हैं। हाँ, तुम्हें होती होगी धूल से एलर्जी, हाँ तुम्हें होती होगी धूल से एलर्जी, हम तो बचपन में धूल से नहाए हुए बच्चे हैं, हम तो बचपन में धूल से नहाए हुए बच्चे हैं। मैं सिर्फ इन मोटिवेशनल क्योट के जरिए सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। आप गांव के बच्चे हैं, आपने पगडंडी देखा है, आपने धूल में खेला है, आपने शायद हो सकता है कि जो बांस की टोकरी होती है जिसे अपने गांव में खांची कहते हैं, उसमें आपने गोबर भी ढोया हो, अपने सर पे उठाया हो, खेत में कुदाल चलाया हो, सब्जी बोई हो, सब्जी ले जाकर सड़क पर भी बेचा हो। उसके बावजूद भी अगर आप UPSC का सपना देख सकते हैं तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं। तो चलिए, उसमें जो सेक्शन ए में कुछ बचे हुए थे जो ICAS, UPSC के ही द्वारा ये सारे एग्ज़ाम कराए जाते हैं, उसमें है ICAS, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज। इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस क्या है? ये इसकी स्थापना 1976 में की गई थी, उसके पहले नहीं था UPSC में। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी और इसके जरिए वित्त मंत्रालय के तहत भारतीय नागरिक लेखा संगठन आता है। वित्त मंत्रालय जो भी लेखागार होते हैं, यानी कि जो कुछ भी उन्हें लिखना पढ़ना होता है, जिसके बारे में लिखना है, किसके बारे में नहीं लिखना है, इन सभी चीज़ों का जो प्रचालन कराने का काम है वो ICAS का है। उसके बाद से है IIS, यानी कि इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सबसे बेहतरीन अगर मुझे कोई डिपार्टमेंट लगता है UPSC में तो वो यही है, IIS, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? क्योंकि मैं जहाँ तक इसके बारे में जानता हूँ, इसे भारत सरकार का मीडिया मैनेजर कहा जाता है। मतलब इसका यह हुआ कि यह हमारा, चूँकि देश लोकतांत्रिक देश है, लोग ही हमारे देश में CM PM चुनते हैं, तो जो सरकार में रहता है उस सरकार और लोगों के बीच जो बातों का कम्युनिकेशन लाता है, जो कनेक्शन, एक ब्रिज का काम करता है, वह है IIS, यानी कि इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस। यह जो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में IIS पद पर जो व्यक्ति होते हैं, वह व्यक्ति लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है ये सरकार को बताते हैं कि सरकार कैसे आपकी बननी है, किस चीज़ की कमी है, आप इस चीज़ को जाकर के कहिए उनके बीच में, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों में भाषण देते समय। और दूसरी चीज़, लोगों को भी इस बात पर अमल करवाना, विश्वास दिलाना, प्रवक्ता बन करके मीडिया के सामने बैठ करके इस बात पर विश्वास दिलाना कि जिस सरकार की वो बात कर रहे हैं वो सरकार कितनी खरी है, कितनी सच्ची है। यही वो प्रवक्ता होते हैं। आपने न्यूज़ चैनल पर डिबेट में लड़ते हुए देखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छे IAS जो होते हैं वो लड़ते नहीं हैं, बल्कि वो अपने बातों को पूरे क्लियरेंस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ रखते हैं, लोगों और सरकार के बीच एक इक्विलिब्रियम स्थापित करते हैं। ये IIS, ये मीडिया में हर चीज़ को, मीडिया में जो भी बातें सरकार के बारे में बोली जा रही है या लोग जो भी बोल रहे हैं, इन सब का जायजा लेने वाला व्यक्ति होता है। यहाँ तक कि न्यूज़ चैनल का हेडलाइन क्या होना चाहिए, पेपर के हेडलाइंस का भी ध्यान रखने का काम, यानी कि ये भी किसके जरिए ज्ञान में रख करके, यानी कि किसको बता करके हमें उस हेडलाइन को लगाना है, वह होता है IIS। इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है। तो आप में से अगर कोई IIS बनता है तो वह सरकार का एक तरह का मीडिया मैनेजर होगा,
लोगों और सरकार के बीच का एक कम्युनिकेशन ब्रिज होगा जो लोगों से सरकार को कम्युनिकेट कराएगा। मेरे हिसाब से ये काफ़ी बेहतर पोजीशन है। ICLS इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस 1967 में इसकी स्थापना की गई थी और जितने भी कॉरपोरेट कंपनियां हैं उनको संभालने, आप प्राइवेट कंपनी कोई खोल रहे हैं, बना रहे हैं, चल रही है, जो भी प्राइवेट कंपनियों के काम हैं, जो भी उनके ब्यौरे हैं, हर चीज़ वो कौन देखते हैं? ICLS को 1967 में भले इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस के नाम से, लेकिन 2002 में इसे चेंज करके इंडियन कंपनी लॉ सर्विस किया गया था कि इंडिया में जो कंपनी चल रही हैं वह उनका लॉ क्या होगा उसके अकॉर्डिंग आप चलाएंगे, वो यही तय करते हैं। फिर 2008 में बदल करके उसे पुनः उसके नाम से ही पुकारा जाता है इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बस ये सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में रहेंगी, डिटेल में रहेगा, तो विश्वास कीजिए जब आपको दुश्मन के बारे में हर एक बात पता होता है तभी आप उस पर जीत पा पाते हैं। अगर दुश्मन के बारे में अगर एक चीज़ कहीं से भी चूक गया तो फिर दुश्मन आप पर हावी हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूपीएससी आपका दुश्मन है, लेकिन हाँ, यूपीएससी को अगर आपको क्रैक करना है, उसे तोड़ना है, तो फिर आपको उसे उसके हर एक पार्ट को बारीकी से समझना होगा, तब जा कर के कहीं कुछ हो पाएगा। आइए, IOFS इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस, देखिए ज़रा ये भी कितना मज़ेदार पोजीशन है, कितना मज़ेदार पोस्ट है। जितना भी भारत में हथियार बनता है, बम बनता है, मिसाइलें बनती हैं, इन सभी लोगों का जो लेखा जोखा रखने वाला व्यक्ति है वह होता है IOFS। इसको गवर्नमेंट दो तरह से चुनती है, एक नॉन टेक्निकल और एक टेक्निकल। जो नॉन टेक्निकल IOFS चुने जाते हैं, यानी कि हथियारों के फैक्ट्रीज़ को जो देखते हैं या क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, इनको देखने का काम नॉन टेक्निकल से जो है वो यूपीएससी चुनता है, और टेक्निकल से ESE चुनता है, यानी कि इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम होती है। जो लोग बीटेक और एमटेक किए होते हैं वो लोग देते हैं इसको, केवल इंजीनियर डिपार्टमेंट से, और ये एग्ज़ाम होता है, हायर लेवल का एग्ज़ाम है, यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम ये भी है। वो लोग टेक्निकल से जाते हैं क्योंकि मशीनों को समझने, हथियारों को समझने की सूझबूझ वो इन्हीं में होती है, न कि नॉन टेक्निकल वालों में होती है। तो दोनों के समन्वय से IOFS इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज को क्या किया जाता है? चलाया जाता है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और है ICFS इंडियन कम्युनिकेशन फाइनेंस सर्विस। जरा देखिए, डाक और वित्तीय सेवा 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। डाक और वित्तीय सेवा, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जरा समझिए। वित्तीय संगठन जो भी है, इसमें वित्तीय संगठन की सेवाओं में जो, उसके बाद से डाक सेवाएं जो भी हैं, पोस्ट ऑफिस, इन सभी चीज़ों के बारे में ब्यौरा रखने का काम ICFS का है। इंडियन कम्युनिकेशन फाइनेंस सर्विसेज का है, जितनी भी फाइनेंस कंपनियां होंगी। IPOS इंडियन पोस्टल सर्विसेज, वृद्धा पेंशन, मनरेगा मजदूरी, और जितने भी बैंक हैं RBI से लेकर के SBI तक, और जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं छोटे से लेकर के बड़े तक, सहारा, जीवन बीमा, म्यूचुअल फंड, इन सभी चीज़ों को अगर देखने वाला व्यक्ति है, इन सभी चीज़ों को जो कंट्रोल करता है वह होता है IPOS इंडियन पोस्टल सर्विस, जिसके पास होती है, जो पोस्ट पे होता है उसके पास होती है। ITS इंडियन ट्रेड सर्विस का मतलब कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कराना। हमारे भारत देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना प्रोडक्शन की कमी है, तो बाहर से इसको आयात करवाना है या यहाँ से भेजना है, इन सभी चीज़ों को देखने का काम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम जो होता है वह इंडियन ट्रेड सर्विस का होता है। उम्मीद है कि आपको बात मेरी समझ में आ रही होगी और समझ में आया होगा। घबराने की बात नहीं है। इसके बाद आप स्टार्ट करेंगे हाउ टू क्रैक UPSC इन रियल वर्ल्ड। कैसे आप करेंगे समझना होगा। उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और इसका फ़ायदा ले सकें। जाते जाते किसी शायर ने कहा है कि तू थोड़ा सा सब्र कर ले, तेरे इम्तहान की बारी है। कि तू थोड़ा सा सब्र कर ले, ये तेरे इम्तहान की बारी है। एक दिन वो वक्त भी आएगा जब वक्त तुमसे कहेगा कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।